हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कुमार सक्सेस पॉइंट आउटपुट चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग देख रहे थे मौद्रिक नीति के अंतर्गत हम लोगों ने रेपो रेट देख लिया था और आगे हम लोग को पढ़ना है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट जैसे हमने देखा था कि रेपो रेट क्या होता है, जस्ट उसके उल्टा क्या है आपका रिवर्स रेपो रेट। यानी कि रिवर्स रेपो रेट वह रेट है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक लोन लेती है। एक कंडीशन होता है क्या जी आपके कि जो वाणिज्यिक बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है, वो आरबीआई से लोन लेते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है रेपो रेट। जस्ट उसके उल्टा क्या है, जब आपके आरबीआई इन कमर्शियल बैंकों से जब लोन लेती है तो वो चीज हो जाता है रिवर्स रेपो रेट। और वर्तमान में जो अभी रिवर्स रेपो रेट है आपका 4.9% है, 4.9%। देखते हैं अगर रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि हो जाए तो क्या ये क्या क्या चीज इफेक्टिव होगी। तो पहली बात, जब रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि हो कर दी जाएगी तो क्या बैंकों के कुल जमा में कमी आ जाएगी। हमने पिछली वीडियो में बताया था बैंकों का जो कुल जमा होता है किन किन आयामों में होता है, जैसे कि मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट में क्या आपके आ जाते हैं बचत खाता और चालू खाता, यानी कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। और जो सवारी जमा होता है, टाइम डिपॉजिट होता है, उसके अंदर क्या दिया आपका अस्थायी जमा और आवर्ती जमा, इसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट भी कहते हैं। यानी बैंकों का जो कुल जमा होता है वो बचत खाता, चालू खाता, अस्थायी जमा और क्या आवर्ती जमा को मिला के बनता है। यानी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट को मिला के आपका एनडीटीएल बोले तो कुल जमा क्या दिया आपका बनता है। एनडीटीएल का मतलब है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या यहाँ पे देता है, क्योंकि जो बैंक कस्टमर से पैसा लेते हैं, जो कस्टमर ये जो सेविंग अकाउंट में पैसे डालते हैं या करंट में डालते हैं या फिक्स करते हैं या रेकरिंग के रूप में क्या डिपॉजिट करते हैं, सबके सब एक टाइम उपरांत को देना होता है। इसलिए क्या यहाँ पे लायबिलिटीज एल का मतलब है देता है। तो पहला क्या होगा, जब रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होगी तो बैंकों की कुल जमा की कमी आ जाएगी, और जब कमी आएगी तो साथ में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि बैंक के पास जब कम पैसा होगा, क्योंकि होता क्या है देखिएगा इसको, जो भी कमर्शियल बैंक है, जो भी वाणिज्यिक बैंक है, जो उनके पास पैसा बचा होता है, जैसे ही क्या रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है उस पैसे को वहां पे रख देते हैं, उससे भी क्या आपको कुछ ब्याज मिल जाता है। तो बैंकों की कुल जमा में कमी हो जाएगी और साथ में भी कमी हो जाएगी। अब चूंकि बैंक के पास पैसे नहीं रहेगा तो लोन क्या देगा, तो लोन में भी क्या कमी आ जाएगी, साथ में भी कमी आएगी, क्रेडिट क्या वहां पे कमी आएगी। आपका तरलता में कमी, क्या पूंजी कम हो जाएगी, कीमतों पर नियंत्रण हो जाएगा, क्या मुद्रास्फीति में कमी आ जाएगी। एक प्रकार से क्या आपको बाजार नियंत्रण का भी उपाय है। अगर क्या जो भी चीजें महंगी होती हैं तो वहां से क्या होगा, मार्केट से क्या पैसा ले लिया जाएगा, यानी मार्केट में पैसे का कम रखा जाएगा। तो यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होने के आपने कारक देखा, और यहाँ पे देखिएगा आपका अब अगला जो है यहाँ पे क्या हम लोग देखेंगे बैंक दर। बैंक रेट क्या होता है, वर्तमान में जो बैंक दर है 5.4% है। देखिए यहाँ पे आरबीआई बिना प्रतिभूति के आदान प्रदान जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक को दीर्घकालिक ऋण देती है उसे बैंक दर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आरबीआई होती है बिना प्रतिभूति के आदान प्रदान पर जिस कमर्शियल बैंक को लंबे समय के लिए ऋण देती है क्या आपका बैंक दर कहलाता है। और चूंकि आगे हम लोग देखेंगे क्या आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ, इसमें भी क्या होता है आपका आरबीआई तो लोन देती है लेकिन अल्पकालीन देती है, और आपका बैंक दर और एमएसएफ जो होता है दोनों समान होता है। डिफरेंट ये क्या यहाँ पे आपका दीर्घकालीन लोन देती है बैंक दर में, और आपका एमएसएफ में क्या आपका अल्पकालीन ऋण देती है आरबीआई। क्या जी बैंक दर को पुनर्कटौती या पुनर्भर्ता भी की दर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी पूछ जाता है क्या पुनर्भर्ता या पुनर्कटौती का तब संबंध किससे है, रेपो रेट देगा, रिवर्स रेपो देगा, बैंक दर देगा, सीमांत क्या दिया आपका अस्थायी सुविधा देगा, तो आपका
पुनर्कटौती या पुनर्भट्टा के भी आपका तत्पर बैंक दर से है। आगे देखिए, सीमांत अस्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, एमएसएफ, ये क्या होता है? मैंने पहले बताया था क्या, जैसे कि जो आरबीआई होती है एक दीर्घकालीन लोन देती है, ठीक है, अल्पकालीन देती है। जो अल्पकालीन होते हैं ये आपके एमएसएफ के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को तत्कालीन जिस दर पर अल्पकालीन ऋण देती है उसे एमएसएफ कहा जाता है। और एक एमएसएफ की जो शुरुआत हुई थी आरबीआई ने 9 मई 2011 की थी, 9 मई 2011 की थी, इसको देख लीजिए। और हम लोग चलते हैं क्या, जब इसका रिजर्व रेशियो में चलते हैं, आरक्षी अनुपात में चलते हैं। देखिए यहाँ पे आरक्षी अनुपात में पहला है आपका नगद आरक्षी कोष या अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। सीआरआर वह राशि है जिससे बैंकों के द्वारा अपनी कुल जमा का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास रखा जाता है। देखिए दो चीज होता है, एसएलआर होता है आपका नगद आरक्षी कोष में, एसएलआर होता है और सीआरआर होता है। तो दोनों में क्या है, एक आपका निश्चित भाग रखा जाता है जो आरबीआई तय करती है, लेकिन जो आपका सीआरआर होता है ये आपके आरबीआई के पास रखना होता है। जो एसएलआर होता है वो क्या बैंक अपने पास रख सकते हैं, जो कि कमर्शियल बैंक होते हैं उस चीज को अपने पास मेंटेन कर सकते हैं। उसको आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कि अब इससे नुकसान भी होता है बैंकों का। मान लीजिए किसी बैंक के पास मान लीजिए यहाँ पे एक आपका कोई कमर्शियल, मान लीजिए एसबीआई बैंक है, इसमें क्या किया, इसके पास क्या है 100 करोड़ इसका कुल पूंजी है, 100 करोड़। अब सीआरआर के माध्यम से क्या आरबीआई के पास इसको 4% रखना पड़ेगा। जो 100 करोड़ है इसका 4% रखना पड़ेगा। तो ये जो 4% है इस पे जो आरबीआई है किसी प्रकार का ब्याज नहीं देगी, यानी एक प्रकार से बोल के क्या है इसका यहाँ पे जो 4% है रिजर्व हो जाएगा। जब कभी कभी क्या है बैंक विषम परिस्थितियां में होती है, कभी कभी बैंकों का क्या यहाँ पे विपरीत परिस्थिति आ जाती है, डिफॉल्टर हो जाता है, जैसे हमने पीएनबी देखा, इलाहाबाद बैंक देखा। तो इस परिस्थिति में उस समय क्या है ये पैसा काम आता है। इसलिए आपके जो सीआरआर होता है क्या आरबीआई कुछ अपने पास रखती है। देखते हैं आगे, आरबीआई इस अनुपात को इसलिए बनाए रखती है ताकि विपरीत परिस्थितियों में बैंकों को डिफॉल्टर होने से बचाया जा सके, बैंकों क्या दिवालिया से बचाया जा सके। और देखिए यहाँ पे सीआरआर में वृद्धि होने पर क्या क्या हो सकता है, तो बैंकों के पास तरलता में कमी हो जाएगी। अब जो कैश रिजर्व रेशियो है अगर बढ़ा दिया जाएगा तो क्या जो भी कमर्शियल बैंक है उन लोगों को अधिक पैसे जमा करना होता है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो तरलता होगी बैंकों के पास पैसे कमी हो जाएगी, वो पैसा कहाँ चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज होगा क्या दोस्तों कुछ भी सकता है, बताइए सीआरआर में वृद्धि होने पर तरलता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए तरलता में कमी आएगी, ऑप्शन बी तरलता में वृद्धि होगी, सी इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेगा, तरलता में कमी हो जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। और बैंक के पास जब पैसा नहीं होगा तो क्या ऑटोमेटिक ब्याज दर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब सीआरआर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली बढ़ना है। और क्या हिसाब भी महंगे हो जाएंगे, लोन भी क्या दिया आपके ब्याज दर उसके महंगे हो जाएंगे और निवेश में कमी आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट जो होगा इन्वेस्ट होगा क्या इसमें लेस हो जाएगा और क्रय शक्ति में भी कमी आ जाएगी, यानी परचेसिंग पावर जो है लोगों के पास पैसे की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्रय शक्ति में भी कमी आएगी और मुद्रास्फीति में भी कमी आ जाएगी। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि सीआरआर में वृद्धि होने पर तरलता में कमी आएगी, ब्याज दर में कमी आएगी, साथ जो है लोन महंगे हो जाएंगे, निवेश में कमी आएगी, क्रय शक्ति में कमी आएगी, मुद्रास्फीति में कमी आएगी। ये आपकी चीजें हैं। और अगर सीआरआर में क्या दे कमी कर दी जाए, एक तो था कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दे तो क्या होगा, और क्या कैश रिजर्व रेशियो को घटा दे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे जब कैश रिजर्व रेशियो घटा देंगे ठीक है तरलता में वृद्धि आ जाएगी। तो मैं क्या पैसा ज्यादा हो जाएगा बैंकों के पास, कम जमा करना होगा आरबीआई के पास।
जाएगी और लोन क्या है अधिक से अधिक मिलेगा। ब्याज में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। निवेश में वृद्धि हो जाएगी, क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाएगी और प्रभावपूर्ण मांग में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। इस टॉपिक को देखना बहुत ये है। यहाँ पे देखिए एक लाइन में इसको समझिए पूरा चीज को। जब CRR में वृद्धि होगा जो भी नगद पैसे होंगे कुल जमा होंगे कम हो जाएगी, ब्याज जब भी क्या है इसके बढ़ जाएंगे, हाई रेट हो जाएगा और मुद्रास्फीति क्या होगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन पूछता है बताइए अगर CRR में वृद्धि कर दी जाए तो मुद्रास्फीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मुद्रास्फीति क्या होगी यहाँ पे कम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे वही है CRR में कमी कर दी जाए तो नगद में वृद्धि हो जाएगी, ब्याज दर क्या हो जाएगा इसका कम हो जाएगा और जो प्रभावपूर्ण मांग है क्या बढ़ जाएगा, मार्केट आपका संतुलन में आ जाएगा। तो इसको आप लोग नोट करिए। वर्तमान में जो SLR है 18.5% है। ये सबके सब जो डाटा है आंकड़ा है फरवरी 2020 का है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे बैंक अपनी जमा पूंजी का कुछ प्रतिशत भाग नगद, स्वर्ण तथा सरकारी प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखना आवश्यक होता है ताकि क्या नहीं जमाकर्ताओं की धन निकासी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। हम लोग इस तरह करते हैं यानी कि आपका CRR और क्या है आपका SLR दो चीजें हैं जो क्या है आपको एक अनुपात में रखना होता है। CRR जो होता है RBI के पास रखा जाता है और SLR अपने पास ही रखा जाता है। कि कभी-कभी जो बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक होते हैं इसमें क्या है लापरवाही करते हैं, क्योंकि अपने पास रखना होता है। सरकार ने क्या फिक्स किया 18.5% क्या अपने पास आपको रखना है, उसके बाद क्या नहीं आपको पैसा मार्केट में धीरे धीरे करना करिए। तो कभी कभी क्या करते हैं चीजें क्या नहीं आपको अनियमितता करते हैं, इसको क्या नहीं हटा देते हैं। तो उस कंडीशन में ये जो SLR होता है ये 2 सप्ताह का जो आखिरी शुक्रवार होता है उसका कुल जमा पूंजी क्या करना होता है। आखिरी सोमवार जो दूसरा सप्ताह होता है उसका आखिरी सोमवार जो शुक्रवार होता है उससे क्या कुल जमा पूंजी का वहां देखा जाता है। और क्या वाणिज्यिक बैंक अगर SLR को मेंटेन में अनियमितता रखती है तो उस पर क्या फाइन लग सकता है, जुर्माना लग सकता है। और जुर्माना ही क्या जो बैंक दर होगा बैंक दर प्लस 3% एक दिन का पेनाल्टी है और एक दिन से अधिक होता है SLR को मेंटेन करने में लोगों तो बैंक दर प्लस 5% एक दिन से अधिक है आपका पेनाल्टी लगता है क्योंकि RBI लगाती है। तो SLR क्या है आपका 18.5%। और देखिए SLR में वृद्धि होने पर क्या होगा, देखिए इस चीज को आप समझिएगा। जो भी चीजें क्या रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, CRR है, SLR है, सब जब वृद्धि और कमी हो रही है उसको पूछता है। जब SLR में वृद्धि होने पर क्या साखों में कमी आ जाएगी, यानी क्या होगा लोन जो होगा क्रेडिट होगा मार्केट में क्या बैंक कम देगी, क्योंकि वहां पे क्या जब ये आपका रेशियो बढ़ जाएगा 18.5 है इसको 20 कर दिया गया तो 1.5% फिर क्या जो पैसा है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा साइड में। उस कंडीशन में क्या आपको साथ में कमी आ जाएगी और क्या निवेश में भी कमी आएगी। इन्वेस्टमेंट कब होगा क्योंकि मार्केट में पैसा कम जाएगा, क्रय शक्ति में भी क्या कमी आ जाएगी और मुद्रास्फीति में भी कमी आएगी। 4 पॉइंट याद रखिएगा। जब भी SLR वृद्धि होती है तो साल में कमी आती है, निवेश में कमी आती है, क्रय शक्ति होती है, परचेजिंग पावर होता है लोगों के पास क्या पैसे कमी हो जाती है और मुद्रास्फीति क्या है कमी आती है। आगे देखते हैं जब SLR में क्या कमी होगी तो क्या क्या यहाँ पे हो सकता है, सेम इसका उल्टा हो जाएगा। SLR में जब कमी होगी तो क्या साथ में वृद्धि हो जाएगी, निवेश में भी वृद्धि हो जाएगी और क्रय शक्ति में भी वृद्धि होगी और क्या प्रभावपूर्ण मांग में भी वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा क्या आपका मौद्रिक नीति और मौद्रिक नीति जो था यहाँ पे लगभग जो महत्वपूर्ण क्या टूल्स थे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया।
नेक्स्ट क्लास जो भी होगा हम लोग वहाँ पे देखेंगे, उसको आगे ले चलेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग घर पे हैं तो पढ़ते रहिए। आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। घर पे रह के अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, एक बढ़िया सा रूटीन बनाइए। लगभग अभी क्या 3 मई, अब इसमें देखें तो लगभग 15 दिनों का समय है। एक अच्छा रूटीन बनाइए जिससे कि आप लोग उसको फॉलो कर सकें, कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ाई हो सके। सबको क्या नहीं पाठ पढ़े कि आप लोग घर पे बैठे हैं तो इस पर्पज से कहीं पर बैठिएगा कि हम क्या नहीं रेस्ट कर रहे हैं। एक लड़का है जो क्या नहीं पटना छपरा में पढ़ाई कर रहा है, वो भी घर पे आएगा पढ़ाई कर रहा है और दिन पर दिन आपका प्रैक्टिस अभ्यास बढ़ा रहा है। तो आप लोग भी क्या नहीं घर पे हैं तो पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। कोशिश करिए कि जो भी आपने पढ़ा अभी तक, साइंस में क्या नहीं बायोलॉजी चल रहा है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म हो चुका है आपका, ज्योग्राफी कुछ आपका पॉलिटी, इस चीजों को रिवीजन करिए। अच्छा मौका आपके पास है। ऐसे तो ग्रुप में क्या नहीं करंट जाता ही है, डेली करंट जाता है, वहां से आप करंट अपडेट हैं। और फिर आपका अभी हाल फिलहाल में दोस्तों के माध्यम से आप लोग का टेस्ट में स्टार्ट हुआ है ग्रुप में, तो उसको भी आप लोग दीजिए। जब भी मौका होगा क्या हम आपको यूट्यूब क्लासेस देते रहेंगे। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।